दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अभी हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना, ये टॉपिक्स जो है ये इकोनॉमिक्स की फील्ड से है, और थोड़ा सा आपको इसमें कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। Now to understand this topic, I am going to break this entire topic of double taxation avoidance agreement into two parts. मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी और दो पार्ट्स में ही स्टडी करूंगी। पहला टर्म है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन, दो बार टैक्स लग रहा है, ठीक है। इसको समझते हैं कि व्हाट इज डबल टैक्सेशन। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, जैसे आई विल गिव माय एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम रेसिडेंट ऑफ कंट्री इंडिया, ठीक है, मैं इंडिया की रेसिडेंट हूं, मैंने इंडिया में अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। लेट्स से आई स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडिया, द नेम ऑफ माय बिजनेस एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू अज्यूम, आई जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद जब मेरा बिजनेस चल पड़ा इंडिया में, आई वाज सक्सेसफुल, तो मैंने यूएसए में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया। तो मैंने अपना बिजनेस कहां ले गई, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करके ले गई यूएसए में। सो नाउ आई एम वर्किंग इन इंडिया, आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई एक्सपैंडेड माय बिजनेस टू यूएसए। तो जो बिजनेस मैं यूएसए से कर रही थी, वहां से मुझे इनकम जनरेट होने लगी, ठीक है। आई स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स इन यूएसए। अगेन, व्हाट इज डबल टैक्सेशन? इफ एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट ऑफ वन कंट्री and has expanded the business to other country and he started earning some profit or some income in the foreign country, so this income is going to be taxed twice, क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपने ये इनकम हमारे कंट्री में अर्न की है, दैट इज व्हाई यू हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। इंडिया की गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आप इंडिया के रेसिडेंट हो, ठीक है, you started this business in India, you expanded to America, but you are still resident of India, you are using everything over here, all the facilities, so you have to pay tax to India. तो एक ही इनकम पर दो जगह टैक्स लग रही है, ठीक है। The India is also asking tax and US is also asking for tax. So such income which is taxed twice is called as a double taxation, ठीक है। तो डबल टैक्सेशन कब लगेगा? It will only happen in the case of foreign income. Just to remember this point. जब भी कोई इंडिविजुअल फॉरेन इनकम अर्न करता है ना, तभी उस पर डबल टैक्सेशन लगेगा, ठीक है। अब आप बताओ, क्या ये किसी इंडिविजुअल के लिए जस्टिफाइड होगा कि पर्सन इज अर्निंग सम इनकम फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री एंड देन ही इज लायबल टू पे टैक्स टू द टू गवर्नमेंट्स? इज इट गोइंग टू बेनिफिट दैट इंडिविजुअल? नॉट एट ऑल। तो वो बंदा क्या बोलेगा, ये तो गलत है यार, मैं दो बार टैक्स पे कर रहा हूं, इससे तो बेटर है कि मैं बिजनेस ही वाइंड अप कर देता हूं, तो मैं एक ही जगह काम कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंट्रीज ने मिलकर आपस में कुछ अग्रीमेंट्स कर रखे हैं, ठीक है। सो फ्यू कंट्रीज दे गॉट इनटू सर्टेन ट्रीटीज, सर्टेन अग्रीमेंट्स, so that their individuals, their citizens don't have to pay tax twice. Such agreements between two countries are called as double taxation avoidance agreement. जैसे मैंने यहां पे आपको इंडिया और यूएसए का एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो अब यूएसए और इंडिया की सरकारें मिलकर कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाल लें, अग्रीमेंट कर लें, जिससे जो इंडिविजुअल है, यदि वो इंडिया में रेसिडेंट है और अगर वो यूएसए में अपना बिजनेस कर रहा है, दिस पर्सन डोंट हैव टू पे टैक्स ट्वाइस, ही विल गेट सर्टेन रिलीफ, ही विल गेट सम रिबेट। इस तरह के अग्रीमेंट्स कहलाते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। सो यू कैन रीड द डेफिनेशन। इट इज अ लेवी ऑफ द टैक्स बाय टू और मोर कंट्रीज ऑन द सेम इनकम, एसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। A tax treaty between two or more countries to avoid taxing the same income twice. एक ही इनकम पे दो बार टैक्स ना लगे, तो जब कंट्रीज इस तरह का अग्रीमेंट करते हैं उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर आर अग्रीड रेट्स ऑफ टैक्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑन स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ इनकम अराइजिंग इन द कंट्री। डोंट वरी, हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। When a taxpayer reside in one country and earns income in another country, he is covered under DTAA if those countries have one in place. यदि दो देशों के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो वो जो टैक्स पेयर है उसको दो जगह टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अब ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं, DTAA होते हैं, ये दो तरीके से साइन किए जाते हैं। दे बेसिकली फॉल अंडर टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी होती है कॉम्प्रेहेंसिव अग्रीमेंट्स। कॉम्प्रेहेंसिव अग्रीमेंट्स मतलब
Such agreements cover all types of income और specifically target देखो जो कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट होते हैं वो सभी तरह की इनकम को कवर करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ कॉम्प्रिहेंसिव ही अग्रीमेंट साइन किए हो कि दैट वुड कवर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। नो, समटाइम्स दे ऑल्सो कवर ओनली स्पेसिफिकली टारगेटेड इनकम। तो जो DTAA हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला होता है कॉम्प्रिहेंसिव and the second one is specific. Under comprehensive agreements they would cover all types of income. Under specific agreements they would cover only specific type of income. स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम, मान लीजिए किसी बंदे ने म्यूचुअल फंड्स में दूसरी कंट्री में निवेश कर रखा है, तो वॉट एवर इनकम इज जनरेटिंग थ्रू दैट स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड, दैट इनकम इज गोइंग टू बी टैक्स्ड अंडर द स्पेसिफिक DTAA. अंडरस्टूड? सो जस्ट देयर आर टू कैटेगरीज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक. कॉम्प्रिहेंसिव सभी इनकम को कवर करता है, स्पेसिफिक केवल एक पर्टिकुलर जो डिफाइंड इनकम है उसी को कवर करता है. It depends upon the type of the business holding of citizens of one country in another. Some of the common categories which are covered under DTAA are services, salary, property, capital gains, fixed deposit and accounts. Just give it a reading. Now, अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने भाई इस वक्त 88 कंट्रीज के साथ DTAA साइन कर रखा है. ओके, सो ऑल इंडियन सिटीजन्स who are working in these 88 countries and earning some kind of income in these 88 countries, they don't have to pay tax twice. तो इतना समझ लो कि 88 कंट्रीज में से फिलहाल 85 कंट्रीज ने इसे रैटिफाई किया है. व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफाई? अपनी अपनी पार्लियामेंट में इसको अप्रूव करा लिया है और वहां पर ये एनफोर्स्ड हो चुका है. सो 88 कंट्रीज के साथ हमने DTAA साइन किया है. वी आर इन अग्रीमेंट विथ 88 कंट्रीज, बट उनमें से 85 ने एक्चुअली इसको एनफोर्स किया है. तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बाकी की कंट्रीज हैं वो भी इसको एनफोर्स कर ही लेंगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि DTAA एक्चुअली इंडिया के किस कानून के अंदर आता है. तो दिस कम्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961. You do have to remember this. इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के तहत ही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को मान्य किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है. और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को स्टडी किया जाता है अंडर टू सेक्शंस, बेसिकली तीन है. एक है सेक्शन 90, सेकेंड वन इज सेक्शन 90A एंड थर्ड वन इज सेक्शन 91. डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि भाई सेक्शन 91 में क्या होता है मैम, सेक्शन 90 में क्या होता है, 90A में क्या होता है. सो किस तरह से डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है और कैसे सिटीजन्स को रिलीफ मिलती है वो मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, ये जो पूरा कंटेंट लिखा हुआ है यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर. तो अब हम बात करते हैं कि भाई डबल टैक्सेशन को किस तरह से अवॉइड किया जाता है, बेसिकली रिलीफ कैसे दिया जाता है. ठीक है, पहला कैटेगरी है यूनिलैटरल रिलीफ. व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? यूनिलैटरल रिलीफ. ठीक है, मान लीजिए ये है इंडिया, इंडिया का रेसिडेंट है, इसने जाकर बिजनेस एक ऐसे कंट्री में एक्सपैंड किया है, लेट्स से ए, जिस कंट्री के साथ इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन नहीं किया है. ओके, सो यूनिलैटरल रिलीफ के केस में क्या होता है, इफ इंडिया हैज नॉट साइंड DTAA विथ एनी कंट्री एंड इफ द रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अर्निंग फॉरेन इनकम फ्रॉम दैट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने अग्रीमेंट नहीं किया है, तो इंडिया की सरकार क्या बोलेगी, अच्छा चलो ठीक है यार, यू हैव टू पे टैक्स टू द अदर कंट्री एज वेल, सो चलो वी विल गिव यू रिलीफ. तो इंडिया इज यूनिलैटरली गिविंग रिबेट ऑन द टैक्स इन केस ऑफ यूनिलैटरल रिलीफ. समझ में आया? इंडिया ने जब किसी दूसरी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो इस केस में जब रेसिडेंट उस कंट्री में काम करता है, इंडियन रेसिडेंट, तो इंडिया की गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती है. एंड सच रिलीफ इज कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल रिलीफ एंड दिस कम्स अंडर सेक्शन 91. अब आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन 91 क्या है. सेक्शन 91 बात करता है यूनिलैटरल रिलीफ की. इसको यूनिलैटरल इसलिए बोल रहे हैं कि केवल एक ही सरकार इसमें रिलीफ दे रही है और वो है इंडिया की गवर्नमेंट. फाइन, अब हम बात करते हैं बायलैटरल रिलीफ की. तो आप समझ ही गए होंगे, इफ इंडिया हैज साइंड DTAA विथ एनी कंट्री, लेट्स से USA. ठीक है, USA की गवर्नमेंट क्या बोल रही, भैया USA के ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है, वैसे ही इंडिया के बहुत सारे सिटीजन्स हैं जो यूएसए में जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो क्यों ना आपस में हम दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर ले। सो इफ इंडिया हैज साइंड DTAA विथ यूएसए, इन दिस केस द रिलीफ विच इज प्रोवाइडेड इट इज कॉल्ड एज अ बायलैटरल रिलीफ। फाइन। नाउ बायलैटरल रिलीफ 2 सेक्शन में आती है, इट कम्स अंडर 2 सेक्शन। पहला है सेक्शन 90 और दूसरा है सेक्शन 90A। देखो, यदि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूएसए की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ DTAA साइन किया हुआ है, दिस विल कम अंडर सेक्शन 90। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ द 2 countries they have agreed to give the bilateral relief or exemptions in the tax, then it is called as a bilateral relief under section 90। लेकिन यदि इंडिया की किसी स्पेसिफिक एजेंसी ने यूएसए की किसी स्पेसिफिक एजेंसी के साथ DTAA साइन किया हुआ है, स्पेसिफिक एजेंसी कोई पर्टिकुलर बॉडी, जैसे कि आरबीआई हो सकता है, इंडिया का जो एपेक्स बैंक है आरबीआई, और वैसे यूएसए का फेडरल रिजर्व हो सकता है। ठीक है, तो यदि इंडिया की कोई स्पेसिफिक एजेंसी दूसरे देश की किसी स्पेसिफिक एजेंसी के साथ जब DTAA साइन करती है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 90A। तो डोंट बी कंफ्यूज, जब सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में DTAA साइन होता है वो आता है सेक्शन 90 में, और जो 2 स्पेसिफिक एजेंसीज के बीच में DTAA साइन होता है दैट कम्स अंडर 90A। तो बायलैटरल रिलीफ कैसे दी जाती है? उस बायलैटरल रिलीफ को देने के 2 तरीके हैं। पहला है टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है? लेट अस स्टडी फर्स्ट टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। ठीक है, इंडिया है और यूएसए है, तो ये जो इंडियन रेसिडेंट है इसने अपना बिजनेस तो एक्सपैंड किया है यूएसए में। ठीक है, यूएसए उसके लिए हो गई सोर्स कंट्री, सोर्स ऑफ इनकम। यूएसए क्या हो गया? सोर्स ऑफ इनकम। इंडिया क्या है? रेसिडेंशियल, जो रेसिडेंस, कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है। तो यदि ये जो इंडियन बिजनेसमैन है, इसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया हुआ है यूएसए में, बट इसका जो बिजनेस है इसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज इन इंडिया ओनली। व्हाट यू मीन बाय परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट? इसका हेड ऑफिस हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, व्हाटएवर, वर्कशॉप हो सकता है। तो यदि किसी बिजनेस का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इसी देश में है, तो ओनली दैट कंट्री इज गोइंग टू लेवी द टैक्स। तो इस केस में इंडिया ही टैक्स लेवी करेगी, यूएसए टैक्स लेवी नहीं करेगी। और वहीं अगर इस बिजनेस का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट यूएसए में होता तो यूएसए वुड हैव लेवीड द टैक्स एंड इन दैट केस इंडिया वुड नॉट लेवी द टैक्स। दिस इज कॉल्ड एज टैक्स एग्जेम्पशन। एक देश ही टैक्स लेवी कर रहा है, दूसरा देश टैक्स एग्जेम्पशन कर रहा है। और कौन सा देश लेवी कर रहा है? जहां पर उस बिजनेस का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाला मेथड क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। ये इंडिया है और ये यूएसए है। व्हाट हैपेंस अंडर टैक्स क्रेडिट? भैया इंडिया भी टैक्स लेवी करेगा, यूएसए भी टैक्स लेवी करेगा। ये इंडियन सिटीजन था, ही वॉज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या मैं बोल सकती हूँ इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ओरिजिन, और यूएसए क्या है? उस बिजनेस की कंट्री ऑफ सोर्स या सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो इस इंडियन सिटीजन को यहां भी टैक्स देना है इंडिया को, और यूएसए को भी टैक्स करने हैं। तो बायलैटरल रिलीफ कैसे मिलेगी? टैक्स ये दोनों देशों को देगा, बट बाद में इंडिया की सरकार इसको उतना अमाउंट क्रेडिट कर देगी जितना टैक्स उसने यूएसए में भरा है। मतलब जिस देश का वो रेसिडेंट है, okay, so that country is going to give back the amount to that businessman which he has paid in the foreign country. This is called as a tax credit method. Again, do not be confused. Tax exemption में एक ही कंट्री चार्ज करती है, दूसरी कंट्री पूरी तरह से टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देती है, और वही कंट्री चार्ज करती है जहां पर उस बिजनेस का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। टैक्स क्रेडिट में दोनों कंट्रीज टैक्स चार्ज करेंगी, लेकिन कंट्री ऑफ रेसिडेंस बाद में उतना अमाउंट उसको क्रेडिट कर देगी जितना टैक्स उसने फॉरेन कंट्री में जमा किया है। So that's all about this. The types of relief, unilateral and bilateral relief. Now, अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस साइन करने के? देखो, आप खुद सोचो, अब आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। कंट्रीज हैविंग DTAA टेंड टू बिकम मोर लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट हब। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो ऐसे देश में आके अपना पैसा निवेश करना चाहेंगे जिस कंट्री के साथ उस पर्टिकुलर कंट्री ने, जहां का वो रेसिडेंट है, DTAA साइन किया हुआ है। दिस हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री एंड subsequent development. They are beneficial for NRIs too, and it provides both formal and informal trust between countries, which translates into diplomatic benefits and cordial relationships. जाहिर सी बात है,
इंडिया ने आज की डेट में 88 कंट्रीज के साथ DTAA साइन कर रखा है। तो ऐसा करने से इंडिया को क्या एडवांटेज मिला? बहुत सारा बिजनेस जो है वो इंडिया में आएगा, लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ठीक है। तो दे कैन ऑलवेज टेक एडवांटेज इन अदर डील्स एंड अदर अग्रीमेंट्स। So that's all about this particular topic, double taxation avoidance agreement.